हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए भैया, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? हेलो 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 हेलो। चलिए जुड़ जाइए भाई जल्दी से सभी दोस्त। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। गुड इवनिंग भाई। चलिए दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है बड़ा खतरनाक वाला टॉपिक। इस टॉपिक का नाम क्या रख दिया? खतरनाक वाला टॉपिक। सबसे पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं, बायोलॉजी की पीडीएफ आ जाएगी। पीडीएफओ के ऊपर बहस मत किया करो, खुद लिखो भैया, जो भी मैटर लिखना है हाथ से लिखिए। और जो मैटर होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी आप रुकिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे वर्ग की, वर्ग की। इसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, या इसको हम वर्गीकरण बोल देते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है टैक्सोनॉमी की। और शायद मैं तो ये भी कह दूं कि शायद पूरी साइंस का सबसे बड़ा पार्ट है टैक्सोनॉमी। किसी से भी पूछ लेना आप, जो भाई कक्षा 11वीं 12वीं डॉक्टरी की तैयारी कर रहा होगा, एक बार उनसे बात कर लेना कि बड़े बड़े चैप्टरों में इस टैक्सोनॉमी का नाम भी आता है। दोस्तों, अगर मैं इस टैक्सोनॉमी की बात करूं तो टैक्सोनॉमी में हमने धीरे 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 बहुत सारी चीजें सीखी है। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं एक दिन में आपको कोई बहुत बड़ा महायोद्धा बना दूंगा, लेकिन मैं हर दिन आपसे एक चीज कहता हुआ जा रहा हूं कि कुछ अच्छे शब्दों का कलेक्शन कर लीजिए, वो ही आपके लिए रामबाण का काम करेगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, हम पंच जगत प्रणाली को मेनली फोकस कर रहे हैं। पंच जगत प्रणाली, पंच जगत पद्धति बोल दो या प्रणाली बोल दो। ये पद्धति दी थी RH व्हीटेकर ने, व्हीटेकर ने, RH व्हीटेकर ने। दोस्तों, ये जो पंच जगत प्रणाली जब आई थी तो बहुत लंबे समय तक इस पंच जगत प्रणाली का हल्ला रहा था। RH व्हीटेकर 1969। अब सुनिए, इन्होंने क्या किया। जो वैज्ञानिक ऊपर से कुछ कमी छोड़ते हुए आ रहे थे दोस्तों, उन्होंने उनमें कुछ सुधार कर दिया और उन्हें ने एक जगत बनाया जिसका नाम रखा मोनेरा जगत। मोनेरा जगत का नाम रखा। मोनेरा जगत के अंदर हमने बहुत अच्छे से वर्णन कर लिया है। दूसरे नंबर पर प्रोस्टेटा की बात करी इन लोगों ने। तीसरे नंबर पर जगत फंजाई की बात हुई। फंजाई या कवक बोल दो। दोस्तों, इस फंजाई से जुड़ते हुए मैं दो शब्द यहां पे आज की क्लास में क्लियर कर रहा हूं। एक शब्द था लाइकेन। जस्ट इसके नीचे मैं एक शब्द पढ़ा रहा हूं, लाइकेन। पहले इसको आप अच्छे से समझना, इससे क्वेश्चन आते हैं लाइकेन से। पहले आप इसको समझो, लाइकेन क्या है। जी विकास मीणा जी,
आपसे निवेदन है कि आप जैसे ही क्लास खत्म हो तो एक बार आप मेरे से बात करना, कॉल करना, है ना? जरूर करना। देखो आपका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं और आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा इसका। तो जब भी आपको क्लास के बाद टाइम मिले तो आप बात करना। चलिए, अब हम बात करेंगे लाइकेन की। सबसे पहली चीज, जितने भी भाई लाइव है या जो स्टूडेंट बाद में देख रहे हो, दोस्तों ये जो बैच है एक फाउंडेशन बैच की तरह तैयार किया था। और फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें चलेंगी थोड़े लंबे समय तक चलेगी। जिनको जल्दी जल्दी साइंस पढ़नी है उन्हीं ने रिकॉर्डेड बैच लिया हुआ है। भाई जिनको जल्दी पढ़नी है, सर मुझे तो एक ही दिन में 5 घंटे की फिजिक्स पढ़नी है, एक ही दिन में सर मैं तो 24 घंटे पढ़ना चाहता हूं, तो उन स्टूडेंट्स ने साइंस का रिकॉर्डेड बैच लिया हुआ है। तो रिकॉर्डेड वाले बैच में बस केवल बॉटनी वाला पार्ट नहीं है जो कि मैं अभी लाइव पढ़ा रहा हूं, बाकी का पूरा फिजिक्स उसमें है, पूरा केमिस्ट्री उसमें है, पूरा जंतु विज्ञान हो चुका है, पूरा कंप्यूटर उसमें डाल रखा है, और वनस्पति विज्ञान का कुछ पार्ट अभी बचा है। जिसको जल्दी है वो आराम से उसको तेजी से पढ़ ले, और जिनको लाइव लेना है वो आराम से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक धीरे धीरे सीखते चलो इस विज्ञान को। जिनको ज्यादा जल्दी है वो रिकॉर्डेड में जाके पढ़िए, उनका लाइव से कोई लेना देना नहीं है। लाइव में तो भैया समय भी लगता है, 6 6 महीने लग जाते, 8 8 महीने लग जाते, और इतना समय लगेगा। सबसे पहले आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे लाइकेन के ऊपर। तो दोस्तों लाइकेन क्या है और लाइकेन से कौन कौन से क्वेश्चन हमारी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज, शैवाल तथा कवक परस्पर मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। कितनी तगड़ी बात है। ये जो लाइकेन नाम की जो चीज आप पढ़ रहे हो ये वास्तव में है क्या? तो मेरे भाई ये लाइकेन कोई ऐसे समझो ये चीज ही क्या है, दो चीजों से मिलकर बनी हुई चीज है ये। मतलब लाइकेन जो है का जो निर्माण है, एक तरफ से शैवाल भी हिस्सेदार है उसको बनाने में, और एक तरफ से कवक भी हिस्सेदार है। दोनों के सहयोग से जिंदा है ये लाइकेंस, दोनों के सहयोग से चल रहा है ये लाइकेंस, दोनों के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। ये अपने आप में एक मोस्ट लाइन है। इसमें दोनों घटक एक दूसरे को सहयोग करते हैं और जीवित रहते हैं। दोस्तों देखिए फिर से इस चीज को वापस समझे, शैवाल और कवक परस्पर मिलकर लाइकेन बनाते हैं। दोस्तों इसमें दोनों ही घटक, चाहे इसके अंदर शैवाल है चाहे इसके अंदर कवक है, ये दोनों ही घटक इसमें अपना अपना काम कर रहे हैं और दोनों ही घटक इसके अंदर जीवित है। इस प्रकार के जीवन को सहजीवन कहा जाता है। सिम्बोबायोसिस कहते हैं, यह शब्द आया हुआ है, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस इसे कहा जाता है। सहजीवन, सहजीवन मतलब दो चीजों से मिलकर उनका जीवन चल रहा है। शैवाल हट जाएगा तो भी ये जिंदा नहीं रहेगा, कवक हट जाएगा तो भी ये जिंदा नहीं, दोनों के सहयोग से ये लाइकेंस की उत्पत्ति हुई है और दोनों के सहयोग से ही ये जीवित है। चलिए, कवक कवक जो है, कवक जो है अपने अध स्तर द्वारा वातावरण से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके शैवाल को उपलब्ध कराता है। देखो इसमें क्या चीज है, थोड़ा समझने की कोशिश करना इस पार्ट को। जैसे ये लाइकेन है, तो इस लाइकेन के अंदर दो चीजें हैं, इसमें शैवाल भी है और इस लाइकेन के अंदर कवक भी है, दोनों से मिलकर बना है ये लाइकेन। तो इसमें
कवक तो क्या करता है, कवक का काम क्या है इसके अंदर? कवक का काम है वातावरण से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके शैवाल को उपलब्ध कराना। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैवाल क्या करता है और इसमें कवक क्या करता है? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, ये लाइकेन है, मतलब इसके अंदर एक शैवाल भी है, इसके अंदर एक कवक भी घुसा हुआ है। तो ये दोनों कैसे जीवित है? तो भाई कवक क्या करता है, शैवाल को वातावरण से जल और खनिज लवण उपलब्ध कराता है। कवक क्या करता है, कवक क्या करता है, वातावरण से जल और खनिज लवण उपलब्ध कराता है किसको? शैवाल को। ठीक है सर। फिर शैवाल क्या करता है? फिर शैवाल क्या कर रहा है यहां पर? तो शैवाल का काम है, शैवाल इन पदार्थों की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है और कवक को खिलाता है। मजा आ गया गुरुजी। लाइकेन, इसमें दो चीज बैठी हुई है। हां, इसमें शैवाल भी बैठा हुआ है, इसमें कवक भी बैठा हुआ है, और इन दोनों से मिलकर एक नई चीज बनी है जिसको हम लाइकेन नाम दे रहे हैं। और उसमें अंदर शैवाल भी जिंदा है, उसके अंदर कवक भी जिंदा है। कवक क्या कर रहा है? कवक का काम है शैवाल को खनिज लवण और जल देना। ठीक है, लाके दे दिया। फिर शैवाल क्या कर रहा है? शैवाल का काम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है, भोजन बना रहा है। तू कह रहा है भाई कवक तू खा। अरे भाई मैं तुझको पानी और खनिज लाके दे रहा हूं, तू भोजन बना। मजा आ गया, दोनों जिंदा है। चलिए, इस प्रकार लाइकेंस में सहजीविता का एक उत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। यह पैराग्राफ एनसीईआरटी का पैराग्राफ है और जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अगला लाइकेंस का पार्ट। लाइकेंस के शरीर के अधिकांश भाग का निर्माण कवक द्वारा होता है। ऐसा कहते हैं कि ये जो लाइकेन होते हैं, कोई कहते हैं लाइकेन क्या है? तो लाइकेन को अभी हम न तो पादप मानेंगे न जंतु मानेंगे। ये दोनों के जैसे, अब शैवाल है, थोड़ी देर के लिए सुनो। शैवाल को हम पादप मानेंगे तो उसके अंदर पादप भी है। कवक को हम सूक्ष्म जीव मानेंगे तो उसमें जंतु भी है। मतलब दोनों का सहयोग से इसका जीवन चल रहा है। लाइकेन्स के शरीर का अधिकांश का जो भाग है वो आपका कवक के द्वारा बनता है, जिसे माइकोवायंट कहते हैं। माइकोवायंट कहते हैं। कवक जो होता है वो एस्कोमाइसिटीज या वेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य होता है। कवक के वर्ग तो मैंने बहुत बताए थे, लेकिन ये दो हाईलाइट कर रखे हैं। कवक जाल के बीच में मिक्सोफाइसी और क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों में से कोई भी एक शैवाल हो सकता है, जिसे फाइकोवायोंट कहते हैं। इन शब्दों की जरूरत जर्नल साइंस के लेवल पे नहीं पड़ेगी दोस्तों। कवक जो है ना वो एस्कोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य होता है। कवक जाल के बीच में मिक्सोफाइसी वर्ग के सदस्यों में कोई एक शैवाल हो सकता है, जिसे हम फाइकोवायंट कहते हैं। शायद शब्द पकड़ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा जरूरी नहीं है। इसकी क्लास नंबर 2, इस वाले की क्लास नंबर 2 नहीं है, पीडीएफ देख लूंगा। आगे देखो, पहली बात तो ये पाया कहां जाता है? ये जो लाइकेन है कहां पाया जाता है? लाइकेन विश्व के सभी भागों में पाई जाती है। अरे अभी देखो सब कुछ पता चल जाएगा। सामान्यतः ये पत्थर की चट्टानों व दीवारों पर, वृक्षों की छाल में, लकड़ी के जो डंडे होते हैं उनमें, खंभों में तथा स्थल पर एक पतले स्तर के रूप में पाई जाती है। कुछ लाइकेन्स भूमि पर सीधी खड़ी चपटी बेलनाकार शाखाओं के आकार की होती है, जैसे ग्रेफिस।
इसके अतिरिक्त कुछ जातियां साखित रूप से वृक्षों की शाखाओं में लटकी भी रहती है, वृक्षों की शाखाओं में भी लटकी रहती है कुछ लाइकेंस, जिनको हम अस्निया अस्निया और क्लेडोनिया कहते हैं। मतलब ये लाइकेंस कहां कहां आपको मिलेंगे? सर जी, जब इन वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं भाई साहब, कुछ 100 में से 2 बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, 100 में से 2 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दुनिया का हर शब्द याद कर सकते हैं। हर स्टूडेंट्स का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। मैं ऐसे भी वास्तविकता ऐसी है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जितनी बातें मैं बोल रहा हूं उसको उतना भी याद है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वास्तव में केवल और केवल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो शायद उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वीडियो को कोई एसएससी वाला बच्चा देखेगा, कोई सीजीएल वाला बच्चा देखेगा, तो हो सकता है कि वो इन शब्दों को भी बेहतर से समझ पाए। एक साइंस वाला जो बच्चा होता है। भाई, जिनको कम पढ़ना है कम तो पढ़ लीजिए। देखो, अब ये जो आपके लाइकेन है, इन लाइकेन के अंदर अगर इनके आवास की बात करें कि भाई ये है कहां है, कहां रहते कहां है ये लाइकेन, तो शायद मैं ये कह रहा हूं, ये आपकी एक जानकारी के लिए है। लाइकेन विश्व के सभी भागों में पाई जाती है। सामान्यतः ये पत्थर की चट्टानें, दीवारों पर, वृक्षों की छालों में भी ये मिल सकती है। लकड़ी के जो डंडे होते हैं खड़े हुए कहीं पर, वहां पर भी ये मिल सकते हैं। और दूसरी चीज, ये आपको कुछ लाइकेंस भूमि पर सीधी सीधी मिल सकती है, खड़ी चपटी बेलनाकार शाखाओं के रूप में हो सकती है। तो आपको लाइकेंस की अगर ओवरऑल बात करें तो लाइकेंस जो है ये इनका आवास है कि लाइकेंस कहां कहां पाए जाते हैं। अब देखो, लाइकेंस के कुछ आर्थिक महत्व हमको दे रखे हैं। कुछ लाइकेंस ऐसे हैं जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे पार्मेलिया का उपयोग आदिवासियों के द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है। एंडोकार्पोन मिनिएटम का उपयोग सब्जी के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद में एबर्निया पुनेस्ट्री का उपयोग मिस्र के लोगों के द्वारा बेकरी उद्योगों में किया जाता है। क्लोडीनिया रेंजीफेरिना को रेंडियर खाते हैं, इसलिए इसे, ये जाति का नाम है, ये एक जाति का नाम है, इसलिए इसे रेंडियर मांस भी कहते हैं। कुछ ऐसे भी आपके लाइकेंस है जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। अस्निया, किलेडोनिया आदि से एंटीबायोटिक दवा प्राप्त की जाती है। पार्मेलिया सेक्सिटेलिस, इसका उपयोग मिर्गी वाले रोग के उपचार के लिए दवा बनाई जाती है। रोसेला मोन्टेग्नी का उपयोग एंजाइना एंजाइना उपचार के लिए किया जाता है। क्लेडोनिया पिक्सिनोटा और लोबोरिया पल्मोनेरिया का जो उपयोग है ये टीबी के इलाज के लिए किया जाता है। देखो, थोड़ा एक बार समझने की कोशिश करो। अभी एक बार लाइकेंस को आप देख लो।
कुछ भाई कह रहे कि सर केवल आप वो ही लाइन लिखो या पढ़ाओ जो हमारे लेवल की है और हम उनको याद कर सकें। तो ठीक है, यहां से आगे की क्लास के अंदर मैं केवल वो ही लाइन लिखूंगा जो केवल आपके लायक है। हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आगे जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको सवाल पढ़ाऊंगा तो केवल मैं वो शब्द लिखूंगा जिनकी आपको जरूरत है। जैसे अगर मैं एक बार थोड़ा सा एक बार और देख लो लाइकेन को, इसका उपयोग हम डाई या रंजक के रूप में भी करते हैं। दोस्तों ये जो हमारे लाइकेन है इनका उपयोग रंजक के रूप में भी किया जाता है, डाई कलर बनाने के लिए। रोसेला से नीला रंजक प्राप्त किया जाता है। रोसेला टिक्टोरिया से प्राप्त घोल से लिटमस पत्र बनाए जाते हैं। ये मोस्ट है मेरे भाई। अब सुन थोड़ी देर के लिए, कभी ना कभी आपने कक्षा 10वीं के अंदर ऐसा सुना होगा कि केमिस्ट्री में एक शब्द आता है लिटमस पेपर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, केमिस्ट्री के अंदर आपका एक शब्द आता है लिटमस पेपर। मेरे भाई लिटमस पेपर जो है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो ये उससे भी बहुत गहराई का क्वेश्चन है। रोसेला टिक्टोरिया मैं केवल वेरी वेरी मोस्ट में डाल रहा हूं। यह तो सबको पता है कि लिटमस पेपर जो है लाइकेन पादप से प्राप्त किया जाता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन भाई उसकी लाइकेन तो बहुत तरह तरह के हैं। तो मैं कह रहा हूं उसका एक लाइकेन की एक प्रजाति है रोसेला टिक्टोरिया से प्राप्त घोल से लिटमस पत्र बनाए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो उपयोग है वो परफ्यूम में भी किया जाता है। अब कुछ इसके हानिकारक प्रभाव भी है, ये लाइकेन्स के नुकसान भी है। जैसे ये लाइकेन्स काफी कहीं ना कहीं टच कर जाएगा अस्निया। अस्निया को वृद्धों की दाढ़ी कहा जाता है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है। अस्निया, अस्निया लाइकेन्स पढ़ रहे हैं भाई, हम लाइकेन्स पढ़ रहे हैं और ये शब्द ऐसे हैं जो आपको कभी ना कभी टकराव हो जाएगा। मेरे भाई किसी को बैठ के बगल में इस शब्द को बोलना कि वृद्धों की दाढ़ी के नाम से किसे जाना जाता है, पसीना आ जाएगा पूरी दुनिया में। आर्ट्स में से किसी स्टूडेंट्स को पूछना 100 में से 99 को नहीं पता कि अस्निया एक लाइकेन्स है। ये लाइकेन है, इसको वृद्धों की दाढ़ी कहते हैं। यह लाइकेन ज्वलनशील प्रकृति की होती है। इसके कारण गर्मी में जंगलों में क्या लग जाती है, आग लग जाती है मेरे भाई। कभी कभी इस लाइकेन्स की वजह से गर्मियों में, क्योंकि इसकी मतलब कोई चीज आपने देखा होगा तुरंत आग पकड़ जाती है, तो ये एक ज्वलनशील प्रकृति का लाइकेन्स है और इसकी वजह से कभी कभी जंगलों में आग भी लग जाती है। और इसका दूसरा नाम है वृद्धों की दाढ़ी भी इसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट लाइन है, मैं समझाऊंगा अभी, रुको थोड़ा सा। कुछ लाइकेनों के अम्लों से चट्टानों की सतह पर अवक्षय होता है जिससे मृदा का निर्माण होता है। अतः इन्हें प्रकृति का किसान भी कहा जाता है। कहां मिलेंगे ऐसा क्वेश्चन? प्रकृति का किसान भी कहते हैं इसको। ओ भाई, किसानों का मित्र तो सबको पता है, किसानों का मित्र तो सबको पता है, किसानों का मित्र तो सबने सुना होगा, लेकिन प्रकृति का किसान किसे कहा जाता है? शायद उड़ जाएंगे भाई साहब। लोग लाइकेंस के ऊपर 4 लाइन बोल रहे हैं, लाइकेंस हो गया पूरा। अरे वो काम तो मैं भी कर सकता हूं और अगली क्लास में आने वाले 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा वर्गीकरण। ज्यादा मत पढ़ो, नुकसान करेगा ज्यादा पढ़ना। केवल वो लाइन पढ़ो जो आपको जरूरत है। और वैसे तो भाई बहुत सारे भाई करे सर जो आलतू फालतू की लाइन है ना, ज्यादा उनको हटा दो। अरे भाई दुनिया में फालतू कुछ भी नहीं होता है।
दुनिया में मिट्टी भी फालतू की नहीं है। हाँ, लेकिन आप कह रहे हो तो पेपर में ही तो बनाता हूं मैं, वो 10-20 क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में वो ही पढ़ा दूंगा, आप क्यों मेहनत कर रहे हो इतना। एक भाई कह रहे गुरुजी ऐसे मोटे मोटे शब्द कैसे याद करें। अरे याद तो मत करे, लेकिन भाई मेरा तो बनता है कि ये चीजें किताबों में है, ये हमारी किताबों में लिखी हुई है बातें। वृद्धों की दाढ़ी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ रखा है परीक्षाओं के अंदर। आपने नहीं सुना एक अलग बात है, मत सुनो आप तो, लेकिन असनिया नाम जो है ये एक लाइकेंस है और इसका नाम परीक्षाओं में आ चुका है, एसएससी सीजीएल के अंदर बहुत बार आ चुका है। दोस्तों कुछ लाइकेनों के अम्लों से चट्टानों की सतह, जो चट्टानों की जो सतह होती है ना उसका आवश्यक मतलब वहां से ऊपर की जो सतह है ना वो खिड़ती रहती है, मतलब हटती रहती है, तो उसकी वजह से मृदा का निर्माण होता है और अतः इन्हें प्रकृति का किसान। भैया मिट्टी बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। कैसे बनती है मिट्टी, मिट्टी बनी कैसे होगी या कैसे बन रही है नई मिट्टी, तो उसका निर्माण इन लाइकेंस की वजह से भी हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है जो सामने लिखा हुआ है। ये टॉप क्वालिटी कक्षा 11वीं की बायोलॉजी के शब्द है, 9वीं 10वीं में ये नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जहां पर मैं कह रहा हूं बार बार कि ये लाइन याद कर लो, तो भाई उसको कर लो यार। 10 में से 2 लाइन छोड़ दे कोई बात नहीं, लेकिन यार अब आप कहो कि मैं 2 लाइन पढ़ा के लाइकेंस को खत्म कर दूं तो शायद सही नहीं होगा। अब सुनो आगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले लाइकेंस का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाली लाइन का। कुछ लाइकेंस वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैविक सूचक बायोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह कार्य करते हैं। इन्हें 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 इनकी इनकी बोल दो, इनकी अधिकता की सूचना देने में प्रदूषण सूचक पादप भी कहा जाता है। इसकी भाषा एक बार और सही से देख देते हैं। आपको ये मानो पूरी 11वीं की बायोलॉजी पढ़ा के रख दिया आपको। कुछ लाइकेंस वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता की सूचना देने में, सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ लाइकेंस वायु में SO2 की अधिकता की सूचना देने में, SO2 की अधिकता की सूचना देने में, SO2 की अधिकता की सूचना देने में जैविक सूचक की तरह काम करता है, जैविक सूचक की तरह काम करता है, जैविक सूचक की तरह काम करता है। इन्हें जैविक सूचक की तरह काम करता है। इन्हें प्रदूषण सूचक पादप भी कहते हैं। इन्हें प्रदूषण इन्हें इन्हें ये लाइन यहां आ गई, इन्हें प्रदूषण सूचक अब सुनो वापस से दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है। कहते हैं कि लाइकेंस जो है जिस जगह पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है वहां पर लाइकेंस नहीं पैदा होते हैं। मतलब फिर ये क्या रहा, मतलब ये बता देते हैं कि इस वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इन्हें प्रदूषण का सूचक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि कौन प्रदूषण सूचक के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा लाइकेंस।
ये हम ये कह सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में SO2 की अधिकता की सूचना देते हैं। भाई सोमवार से आपकी जो क्लास का टाइम रहेगा वो 6 से 7 रहेगा, फिक्स है। जो भी भाई देख रहे इस वीडियो को, सोमवार से आपकी क्लास का टाइम 6 से 7 रहेगा, क्योंकि 8 से 9 यूट्यूब पर रेगुलर क्लास हो रही है काफी दिनों से। चलिए, तो ये लाइकेंस की कुछ बातें हैं। अब एक बार कुछ भाई जो मेरे से कह रहे हैं कि सर लाइकेंस में से कौन सी 5 या 6 लाइन या 10 लाइन महत्वपूर्ण है, वो एक बार अब सुनो। भाई मेरा ऐसा मानना है कि लाइकेंस पे से 6-7 लाइन जो है, मैं वापस से बोल रहा हूं, वो आपको याद करनी है। अगर नहीं याद हो तो बोरी बिस्तर बांध के आप हिमालय की तरफ चल दीजिए। वो लाइन जो मैं कह रहा हूं कि ये तो याद रखनी है, वो तो याद रखनी है। चलो नंबर 1, मेरे भाई लाइकेन जो है शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। ये लाइन नंबर 1 आपको याद रखनी है। भाई लाइकेन बनता कैसे है, लाइकेन जो ये पादप मान लो अभी इसको थोड़ी देर के लिए, इस लाइकेन का निर्माण कैसे हुआ है, तो ऐसे समझो कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 राजवीर जी, राजवीर जी 10 लाइन में से 2 ही लाइन पढ़ा दो। अब जो कह रहा हूं कि लाइन कैन पैसे जितना बोलू उतना याद कर ले, नहीं तो बोरी बिस्तर बांध के हिमालय को निकल जा, अगर लाइकेन पैसे 10 लाइन याद नहीं कर सकता तो। अब सुनो, पहली बात वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लाइकेन की उत्पत्ति होती है, बोला शैवाल और कवक के मिलने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नंबर डाल दू, नंबर डाल दू, ले भाई क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दोनों घटक एक दूसरे के सहयोग करके जीवित रहते हैं, अच्छी बात है। शैवाल कवक की हेल्प करता है और कवक शैवाल की हेल्प करता है, ठीक है, दोनों जिंदा है। क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार के जीवन को सहजीवन या सिम्बायोसिस कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आपसे वो पूछेगा कि सहजीवन का उदाहरण है, तो आपका जवाब होगा सिम्बायोसिस का उदाहरण है लाइकेन। सिम्बायोसिस ये शब्द ऐसे कैसे आएगा, सिम्बायोसिस लाइकेन इसका उदाहरण है सहजीवन का, मतलब जिसके अंदर दो जीव निवास कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सिम्बायोसिस सहजीवन शब्द देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कवक क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवक क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवक क्या करते हैं। दोस्तों कवकों का काम है वातावरण से जल और खनिज शैवालों को देना। दोनों एक साथ ही तो बैठे हुए हैं। ये लाइकेन है, ये लाइकेन है। इसमें एक बेटा है शैवाल और एक बेटा है कवक, इससे बन गया शैवाल। कवक क्या करता है, मेरा क्वेश्चन नंबर ये 3 है। कवक का काम है वातावरण से खनिज और जल शैवाल को देना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 मेरा ये है कि शैवाल क्या करता है। शैवाल का काम है मेरा भाई, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, भोजन बनाएगा और कवक को देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मेरी तरफ से हो चुका है। और बार बार कह रहा हूं लाइकेन जो है सहजीविता का, बोले तो सहजीवन का, सिम्बायोसिस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। 4 क्वेश्चन हो गए भाई। कोई कह रहा है कि 2 ही पढ़ लू, कैसे पढ़ लो 2, 4 क्वेश्चन यहां तक हो चुके हैं। चारों क्वेश्चन आपको याद करने हैं, कोई मिटा नहीं सकता कि ये क्वेश्चन हजारों बार अब तक रिपीट हो चुके हैं। चलो भाई आगे बढ़ा गुरुजी। इसके बाद में मैं थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं कि भाई ये वाली चीज आप छोड़ो, ठीक है गुरुजी। अब आ जाओ आवास पर। कोई आपसे ये पूछे कि कवक कहां पाए जाते हैं, तो मैं आपको एक मोटा मोटा आपको ये लाइन तो याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये थोड़ा सा याद रखना है
कि लाइकेन पाए कहां जाते हैं। नंबर एक, लाइकेन जो है विश्व के लगभग सभी भागों में पाए जाते हैं। आपको ये चट्टानों के ऊपर मिल जाएगा, है ना, पत्थर चट्टानों की दीवारों पर ये मिल जाएंगे। इसके बाद ये वृक्षों की छालों में आपको मिल जाएंगे, शाखाओं में ये मिल जाएंगे। ऐसा आप बोल सकते हो। इसमें से मैं जैसा बोल रहा हूं ऐसा ऐसा बोल दो कि भाई लाइकेन जो है जैसे आपके चट्टाने हैं उन पर मिल जाएंगे, हरी हरी सी घास सी दिखाई देती है लाइकेन। देखो थोड़ी देर के लिए एक फोटो भी दिखा दो। दोस्तों ऐसे होते हैं लाइकेन। थोड़ा समझने की कोशिश करोगे दोस्तों, ये ऐसे है लाइकेन। ऐसे समझो कि ये लाइकेन है और इसके अंदर दो चीजें हैं, शैवाल भी है और कवक भी है। ऐसे समझ लीजिए ये लाइकेन है जिसके अंदर शैवाल और कवक दोनों है। ऐसे होते हैं लाइकेन दोस्तों, ऐसे होते हैं लाइकेन, ऐसे होते हैं लाइकेन। ये देखो ऐसे होते हैं लाइकेन। ऐसे होते हैं लाइकेन। और भी चित्र देखो भाई, ये चित्र है, दो ही चित्र दे रखे विकिपीडिया पर। मेनली बस ऐसे समझ लो, ये देखो जैसे कोई चट्टान है और इस चट्टान पर ये आपको दिखाई दे रहा है लाइकेन, ये आपको दिखाई दे रहा है लाइकेन। ऐसे होते हैं लाइकेन। पौधे टाइप का मान लो, पर इसके अंदर दोनों चीज है, दोनों चीज घुसी हुई है इसके अंदर, शैवाल भी और कवक भी। ठीक है, ये बात हो गई। तो कहने का मतलब ये सर्वव्यापी है, लगभग हर हर जगह मिल जाएगा। चट्टानों पर ये हरी हरी सी घास आपको दिखाई दे रही है, इनको हम लाइकेन बोल रहे हैं। ये लकड़ी की छालों में भी मिल सकती है दोस्तों, ये आपके टहनियों में भी, शाखाओं में भी मिल सकती है। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया मेरी तरफ से। अब आर्थिक महत्व, ठीक है, आ, मत करो याद, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मत करो याद, थोड़ी देर के लिए मत करो याद, मत करो याद, ठीक है, मान ली बात। आ, एक ठीक है, कभी हो जाए तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि लाइकेन से एक दो लाइकेन के नाम है, बार बार चलेंगे, अस्निया और क्लिडोनिया। इनसे एंटीबायोटिक दवा तैयार की जाती है। नहीं भी हो तो वो आपका एंटीबायोटिक में कवक का नाम ज्यादा चलता है, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं है, है ना। बाकी की मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, एक तो ये मिर्गी रोग के उपचार के लिए दवा तैयार की जाती है, तो इनका नाम आपको रेलवे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एसएससी वाले भाइयों ये दो नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब सुनो, ये तो इंपॉर्टेंट है, मैंने पांच ही क्वेश्चन काउंट किया अभी। अब मैं छठा क्वेश्चन आपको यहां से काउंट करके दूंगा। छठा क्वेश्चन दोस्तों, छठा क्वेश्चन मेरा ये है, कहते हैं ना लिटमस पेपर के लिए हम या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है, तो बोल लेना भैया लाइकेन से। लेकिन रोसेला टिक्टोरिया ये एक हाई लेवल की बात हो गई। आप तो लाइकेन तो करो भाई, लिटमस पेपर कहां से प्राप्त करते हैं, लाइकेन से। लेकिन कौन सा लाइकेन मेरा भाई, रोसेला टिक्टोरियास के प्राप्त घोल से लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर का जो वास्तविक कलर होता है ना, वो बैंगनी होता है। लिटमस पेपर का वास्तविक कलर बैंगनी होता है, उसके अलावा तरह तरह के हम लिटमस पेपर तैयार करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसको हम वृद्धों की दाढ़ी कहते हैं। और कभी कभी ध्यान रखना, ये अस्निया, ये नाम ये है अस्निया, ये है नाम। तो अस्निया को हम वृद्धों की दाढ़ी कहते हैं।
इनकी ज्वलनशीलता इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी ये जंगलों में आग भी लगा देते हैं। कौन? असनिया नामक आपका लाइकेंस। ठीक है, इसके बाद में ये अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में, जिसको मैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोलूंगा मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि इसको हम प्रकृति का किसान भी कहते हैं इस लाइकेंस को, क्योंकि ये एक तरह से चट्टान से मिट्टी बनाने में हेल्प करती है। ये चट्टान से मिट्टी बनाने में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको प्रकृति का किसान भी कहते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है गुरुजी। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सबको पता होना चाहिए, ये जो है ये प्रदूषण सूचक, प्रदूषण सूचक कहे जाते हैं। ये क्या कहा जाता है? इनको हम प्रदूषण सूचक कहते हैं दोस्तों, प्रदूषण सूचक कहते हैं इनको, ध्यान रखना। कुछ लाइकेंस वायु में SO2 की अधिकता की सूचना देते हैं। ये एक तरह के इंडिकेटर है सल्फर डाइऑक्साइड के। क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरा भाई अब आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से लाइकेन के ऊपर ये 9 या 10 लाइन आप याद कर लेना, और कुछ भाई कहे कि 2 ही लाइन याद करूं, तो वो आपकी मर्जी है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, सर लाइकेन के ये 9-10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये रामायण नहीं है, ये रामायण के जरिए चीजों को याद कराना है भाई साहब। अब अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं लाइकेन पे 5 ही लाइन पढ़ाता, तो वो वाला काम मैं अब यहां से आगे कर दूंगा। अगले 2 दिन में आपका वर्गीकरण पूरा कर दूंगा, और अगले 2 दिन में प्लांट मॉर्फोलॉजी, जो काम में हो सकता है 20 दिन में करता, वो काम अगले 1 वीक में आपकी बायोलॉजी पूरी करके दे दूंगा। भाई आपको नहीं ज्यादा पढ़ना। कुछ भाई करो गुरु डॉक्टर थोड़ी बनना। अरे मेरा भाई, ग्रुप डी की परीक्षा डॉक्टर से बड़ी परीक्षा होती है। पसीने निकल जाएंगे, पुराना पेपर देख लेना एक बार। जो भाई गलत फहमी में जी रहे ना, विटामिन ए से रतौंधी होता है, शरीर में 206 हड्डियां होती है, आज का टेस्ट पेपर देख लेना। ग्रुप डी के पेपरों में चप्पलों में पसीने आने लग जाएंगे। गुली जी वही लाइन पढ़ाओ तो आती है परीक्षा में, मैं थोड़ी पेपर बना रहा हूं मेरा भाई। टाइम सोमवार को आपका टाइम 6 से 7 का रहेगा। आप लाइब्रेरी में रहो, घर रहो, बाजार में रहो, जहां भी रहो, आपका टाइम 6 से 7 का रहेगा, है ना। 2 घंटे भी क्लास ले सकता हूं, वो मैं बता दूंगा। टाइम अभी 6 से 7 है, तो आप इस टाइम का ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई एक बार यस नो का जवाब दो। जो मैंने 9 या 10 क्वेश्चन आपको बताए लाइकेन के ऊपर, ये अब तो आपके भेजे में बैठ गया। एक भाई कह रहा है गुरुजी पता नहीं रामायण सी पढ़ा रहा है। अरे मेरी रामायण भी आपको सुननी पड़ेगी भाई। मेरी रामायण दुनिया जैसी रामायण नहीं है, मेरी रामायण है हर चीज को सिखाना, बोलना, समझाना। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए यस नो का, फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज और बतानी है लास्ट 5 मिनट की। फिर कल से आपका ओरिजिनल वर्गीकरण शुरू होगा। कल हम ओरिजिनल वर्गीकरण थैलोफाइटा, जैसे कहते हैं ना कि पादप वर्गीकरण, कल से शुरू हो जाएगा। एक बार कमेंट तो करो भाई साहब, ये जो क्वेश्चन बताया लाइकेन के समझ में आया? चलो एक लास्ट शब्द है कवक मूल या माइकोराइजा। अब कुछ कहेंगे गुरुजी इनको तो हमने हमारे जीवन में नाम नहीं सुना, तो मैं भी ये कह रहा हूं कि मत सुनो, आप भी मत सुनो। यार मैंने तो मेरी पूरी ताकत लगा दी भाई, बाकी आपकी मर्जी है। देखो दोस्तों, एक लास्ट शब्द है कवक मूल या माइकोराइजा। सबसे पहली चीज, कवक एवं कवक 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 एवं उच्च वर्ग के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को ही माइकोराइजा कहते हैं। सुनो इस लाइन को समझना,
ये एक शब्द है ना, ये जो लाइकेन आया है उसी से जुड़ता हुआ एक शब्द है। जैसे लाइकेन को हमने क्या शब्द यूज करते हैं, सिम्बायोसिस, सहजीविता। मतलब कोई दो चीजों के सहयोग से कोई चीज चल रही है, समझना, कोई दो चीजों के सहयोग से कोई चीज चल रही है तो उसको हम सहजीवन या सहजीविता या सिम्बायोसिस नाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक लाइकेन के जैसा, लाइकेन क्या है, एक सहजीविता का उदाहरण है। ऐसे ही एक शब्द है माइकोराइजा, कवक मूल, ये भी सहजीवी का एक उदाहरण है। जैसे मेरे भाई इसमें क्या होता है, एक तरफ कवक रहेंगे और एक तरफ पादप की जड़ें रहेंगी। कुछ कवक जो है, जैसे ये कोई पौधा है और ये इसकी जड़ें हैं, तो पौधे की जड़ों के अंदर ये तो जड़ें हो गई और इन जड़ों के अंदर आपको कवक पाए जाएंगे। कवक 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 है इसके अंदर, दो चीजें हैं, एक तो पौधे की जड़ें हो गई, एक कवक हो गया। तो अब कवक से ये जड़ें जिंदा है, जड़ों से कवक जिंदा है, दोनों का सहजीवन है यहां पर। अब बात हो रही है कि कवक और उच्च वर्ग के पादपों की जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध पाया जाता है, जिसके लिए हम एक शब्द काम में ले रहे, माइकोराइजा। इस शब्द को सर्वप्रथम दिया था फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने। इस शब्द को फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस प्रकार के सहजीवन में कवक वृक्ष के लिए मृदा से जल और लवणों का अवशोषण करता है। कवक का यही काम पहले था, लाइकेन में भी यही काम है। लाइकेन में भी यही काम है कि कवक का काम होता है वृक्ष के लिए मृदा से जल और खनिज लवणों का अवशोषण कराना, ठीक है, और बदले में उनको सुरक्षा तथा भोजन प्राप्त करने का काम करते हैं। एक मिनट वापस से समझो भाई, आप इसको सहजीवन मतलब दोनों को सहयोग मिल रहा है। नंबर एक समझो भाई, ये उच्च वर्ग के कुछ पादप है जिसमें ये माइकोराइजा इनको बोलते हैं, कवक मूल, जिसमें जिन जड़ों में कवक रहते हैं, जिन जड़ों में कवक रहते हैं उनको हम कवक मूल या माइकोराइजा बोल रहे हैं। कवक का काम है इन जड़ों को जल और खनिज लवण देना, और इधर से जड़ों का काम है बदले में इनको सुरक्षा देना। हो गया, ये सहजीवन हो गया, सहजीवन हो गया। इसके बाद में कवक मूल के दो प्रकार है, एक है बाह्यपोषी। कवक मूल के दो प्रकार है, एक है बाह्यपोषी और एक है अंतःपोषी। दोनों शब्दों को सुन लीजिए। इसमें कवक जड़ के बाहर आवरण बनाती है। बाह्यपोषी में क्या होता है, ये जो कवक मूल है माइकोराइजा, ये दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्यपोषी एक अंतःपोषी। इसमें कवक कवक जो होते हैं, कवक जो है जड़ के बाहर आवरण बनाती है। कवक तंतु जड़ों के चारों ओर गुच्छों का निर्माण कर मूल रोम की तरह कार्य करते हैं। ये उदाहरण है बोलिटस नामक कवक पाई जाती है इसमें। तो एक तो बाह्यपोषी एक अंतःपोषी। इसमें कवक जड़ों के अंदर पाई जाती है, कवक जो है जड़ों के भीतर पाई जाती है, जैसे आर्किडिस। आर्किडिस ये अंतरपोषी में आर्मिलेरिया कवक पाई जाती है। तो शायद मैं तो ये कहूंगा थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, लेकिन प्लीज माइकोराइजा पे से ये बात थोड़ा सा याद कर लेना कि कवक मूल लाइकेंस की तरह एक सहजीवी रिलेशन को बताता है। तो इतना सा याद कर लेना बस कि माइकोराइजा क्या है, कवक और उच्च वर्ग के पादपों की जड़ों के बीच। तो यहां से आज का ये क्वेश्चन नंबर 10 रहा। ये माइकोराइजा शब्द 11 किसने दिया है, और ये आपका 12वां क्वेश्चन है। तो लगभग आज की क्लास में से आप अच्छे अच्छे 10 से 15 क्वेश्चन अलग से लिख लो डाबरा सर के कहने से, जिसको ये लगता है
कि गुरुजी आपकी इतनी रामायण नहीं पढ़ के क्या करें। तो भाई मैं ये भी कह रहा हूं कि मेरी रामायण में से 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन तो लिख लो, हटाओ साइड में एक बार। फिर अगर कोई कहता मैं 13 ही क्वेश्चन लाता, तो अगर मैं कल से ये 13 ही ऐसे, अब जैसे आज की क्लास में से कितने क्वेश्चन बाहर निकल के आए, 12 या 13 क्वेश्चन, तो आगे मैं वो ही क्वेश्चन लिख के लाऊंगा जो आपको जरूरत है, तो ये साइंस थोड़ी जल्दी हो जाएगी अपनी, क्या करना है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, लास्ट एक शब्द जो है माइकोराइजा का, वो है आर्थिक महत्व। पुष्पीय मृतोपजीवी पादप जिनमें जड़ें बहुत कम विकसित होती है, कवक मूल के कारण ही जीवित रह पाते हैं। इनमें कवक तंतु कार्बनिक पदार्थों, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके उच्च श्रेणी के पादपों को उपलब्ध कराते हैं, बदले में वो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। अनेक पादपों में यह संबंध बीज अंकुरण के लिए भी जरूरी है। कुछ आर्थिक महत्व दिया इस माइकोराइजा का, सुनो। पुष्पीय मृतोपजीवी पादप जिनमें जड़ें बहुत कम विकसित होती है। कुछ ऐसे पुष्पीय पादप जो मृतोपजीवी होते हैं, जिनकी जड़ें बहुत कमजोर होती है, कम विकसित होती है, कवक मूल के कारण ही जीवित रह पाते हैं। इसमें कवक तंतु कार्बनिक पदार्थ और जल खनिज लवणों का अवशोषण करके उन पादपों को उपलब्ध कराते हैं और बदले में कवक उनसे भोजन लेता है। तो ये इनका आर्थिक महत्व है। अब अब बात आती है, अगली जो कहानी आती है वो दो चीज है। आ जाइए भाई, अब ओरिजिनल जो बात है वो यहां से और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब शुरू होता है आपका एक चौथा जो जगत है, वो है प्लांटी जगत। प्लांटी प्लांटी जगत, जगत प्लांटी दोस्तों। और इसके बाद में 5वें नंबर पे जगत एनिमेलिया। दो जगत और बच गए हमारे पास में, एनिमेलिया, जगत प्लांटी या जगत एनिमेलिया। मेरे भाई इसमें इसमें तो हम पढ़ेंगे पादप वर्गीकरण। मतलब इसका यह है कि पादपों को हम 5 भागों में बांटेंगे और इस वाले में हम पढ़ेंगे जंतु वर्गीकरण। केवल वो ही बातें सिखाऊंगा जिनकी आपको जरूरत है। जंतु वर्गीकरण दोस्तों, चाहूं तो ये रियलिटी है, इन दोनों टॉपिकों को 2 दिन के अंदर भी सल्टा सकता हूं, लेकिन फिर कह रहा हूं, जीवन में मत करो जल्दबाजी। अभी कुछ वक्त है, उसका उपयोग कर लो, नहीं तो मेरे भाई औरों के जैसा मैं हो जाऊंगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। एक दिन में ये पूरा खत्म कर सकता हूं, एक दिन में ये पूरा खत्म कर सकता हूं चाहूं तो, नहीं तो मेरे भाई फिर आप लहरते फिरोगे, आपको क्वेश्चन परीक्षा में मिलेंगे नहीं, आप देखते रहोगे गुरुजी पता ही नहीं क्वेश्चन कहां से आते हैं। हाँ, इस बार हुआ है, ग्रुप डी वाले बच्चों से पूछना, इस बार 2022 का 18 का जो ग्रुप डी का एग्जाम दिया है जिन बच्चों ने, पूछना वो क्या कहते, गुरुजी हवा ही नहीं लगी पेपर के। अरे हवा कहां से लगेगी मेरे भाई, आपको लाइकेंस के ऊपर कितनी लाइनें थी पता? अब से पहले आपको लाइकेंस की कितनी लाइनें याद थी जो आपको पेपर के हवा लगेगी? तो कुछ भाई थोड़ा सा, मैं भले ही समय लग जाए, अब आज क्या हुआ, भले ही हमने, कोई बात नहीं एक क्लास लग गई, लेकिन कम से कम 15 क्वेश्चन तो समझ में आया। अरे किसी से पूछना तो सही कि लाइकेंस के ऊपर यार 10 लाइन बोल के दिखा दो, कर रहा हूं मैं। अब बात आती है पादप वर्गीकरण की, सुन ले मेरी बात।
मेरे भाई पादप वर्गीकरण में कहने का मतलब यह है, जितने भी पादप है, थोड़ी देर के लिए मोनेरा को हटा दो, प्रोस्टेटा को हटा दो, फंजाई कवक को हटा दो, अब हम पादपों के भी आ रहे, प्रॉपर पादप। तो पादपों को हम 5 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा में कौन आता है वो मैं कल बता दूंगा। एक है हमारे पास में ब्रायोफाइटा। अरे शॉर्ट नोट्स तो तुम बना लेना यार। तीसरे नंबर पे आएगा टेरिडोफाइटा। चौथे नंबर पे आता है जिम्नोस्पर्म। और 5वें नंबर पे आएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म आता है। इसके 2 पार्ट है, एक बीजपत्री, सुना होगा नाम, और एक होता है द्विबीजपत्री पादप। सुनो भाई दोस्तों, पहले हम जितने भी पादप है हमारे आसपास, जितने भी पादप है हमारे पास उनको हम 5 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अभी मैं बता दूं, कल की क्लास में हम थैलोफाइटा के ऊपर पढ़ेंगे, और आपको यह क्लियर कर दूं कि थैलोफाइटा में मेनली हम शैवाल, अब तक जो शैवाल पढ़े हैं वो वास्तविक शैवाल नहीं थे, ऐसे समझ लो। अब हम शैवाल इसमें पढ़ेंगे। शैवालों के ऊपर ज्यादा नहीं करते करते मैं आपको 25-30 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखाना चाहता हूं। शैवाल जो कि किसके अंदर आते हैं, थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, थैलोफाइटा के अंदर आता है ग्रुप थैलोफाइटा। इनको अपुष्पी पादप कहा जाता है, अपुष्पी पादप कहते हैं इनको, अपुष्पी पादप है ये, अपुष्पी पादप है, पुष्प नहीं बनते हैं। ये भी अपुष्पी पादप है, ये भी अपुष्पी पादप है, यहां तक ये तीनों, इनमें पुष्प नहीं बनते हैं, ये पुष्पी पादप है। पहला बड़ा अंतर तो यही है कि इनमें पुष्प ही नहीं बनते हैं। क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं इनको, क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं इनको, और इनको बोलते हैं फेनेरोगेम्स बोलते हैं इनको। देखो एक बार कल आते ही हम सीधा सीधा शैवालों की स्टडी करेंगे। पहले एक बार एक चीज बता देता हूं मैं आपको, बहुत अच्छे से सुनना थोड़ी देर के लिए। एक बार इसको सुनो। कल हम आते ही, एक बार फिर कह रहा हूं,
हम शैवालों की स्टडी करेंगे। इसको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से सजा लेना। ये जो पादप वर्गीकरण है, इसको सबसे पहले हमने दो हिस्सों में बांटा। एक है क्रिप्टोगेम्स, पुष्पोद भेद हिंदी में, और एक होता है फेनेरोगेम्स। प्लीज 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 जितने भाई लाइव है, इसको अपनी कॉपी में बेहतर से बेहतर बना लेना, बिल्कुल सजा के बना लेना पूरा। क्रिप्टोगेम्स जिनमें पुष्प नहीं बनेंगे। अब इसमें कौन कौन किसको रख दिया? इसमें आपका थैलोफाइटा को रख दिया, इसको लो ग्रुप में रख दिया, और इस थोड़ा हाई में है। ये मैं कह रहा हूं क्रिप्टोगेम्स में जिसमें फूल नहीं बनते, तीन को रखा है। क्रिप्टोगेम्स में तीन को रखेंगे। नंबर एक थैलोफाइटा ग्रुप, नंबर दो ब्रायोफाइटा, और नंबर तीन पे टेरिडोफाइटा। ये तीनों में पुष्प नहीं बनेंगे। फिर क्लियर कर रहा हूं, पुष्प ही नहीं बनते, इनको बोलते हैं अपुष्पोद्भिद, और इंग्लिश नाम याद कर लेना क्रिप्टोगेम्स। प्लीज क्रिप्टोगेम्स बार बार बोलूंगा, है ना। तो इसमें थैलोफाइटा आता है। बैक्टीरिया मैंने आपको पढ़ा दिया, कवक मैंने आपको पढ़ा दिया। कल की क्लास में हम केवल शैवाल की स्टडी करेंगे। शैवाल बोले तो स्पेशली थैलोफाइटा बोलो इसको। शैवाल बोले तो थैलोफाइटा, शैवाल बोले तो थैलोफाइटा। फिर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, फिर हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। एक बात जो बोल रहा हूं उसको याद रखना, ये वो है जिनमें पुष्प नहीं बनेंगे। फिर इधर आ जाओ, फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स में दो चीजें। नंबर 4 जिम्नोस्पर्म, या इसको वापस से नंबर 1 दे देता हूं, फिर से नंबर 1 दे देता हूं इसको। ये आपके वो है जिनमें पुष्प बनेंगे, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी। और फिर ये है एंजियोस्पर्म नंबर 2। ये वो है जिनमें पुष्प बनेंगे, लेकिन इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, नग्न बीजी। तो इनका जो बीज होता है उसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, तो इनको बोलते हैं नग्न बीजी। बीज के ऊपर आवरण नहीं है। यह है सव्रत बीजी, मतलब जिनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, एंजियोस्पर्म। फिर इसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक बीज पत्री, जहां पे बीज पत्र कितने होते हैं? एक बीज होते हैं। और जहां पे बीज पत्र दो होते हैं उसको बोल दिया द्विबीजपत्री। ये ओरिजिनल वर्गीकरण है। कल की क्लास में आते ही हम प्लीज हम पहला ग्रुप पढ़ेंगे थैलोफाइटा। ये अब थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करो। RH तय करने तो, RH तय करने तो ये जो बैक्टीरिया है इनके लिए मोनेरा जगत बना दिया था, कवक को अलग रखा। लेकिन अब हम एक नया वर्गीकरण जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नए अगर RH वीटेकर की बात करेंगे तो बैक्टीरिया कहां है? मोनेरा में। बैक्टीरिया कहां है? मोनेरा में। लेकिन एक नया वर्गीकरण है, उसमें बैक्टीरियाओं को, शैवालों को और कवकों को एक साथ रखा है, बोले तो थैलोफाइटा में रखेंगे। तो कल की क्लास जब शुरू होगी तो नंबर 1 हम थैलोफाइटा पे बात करेंगे, और थैलोफाइटा में केवल और केवल शैवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अपना ये हो जाएगा, और आपको मैं कह रहा हूं अगली 1 या 2 क्लास में ये हो जाएगा। मतलब 3 क्लास के अंदर आपका पादप वर्गीकरण अच्छे से पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, कम कम लेकिन अच्छे क्वेश्चन रख दूंगा अगली 2 से 3 क्लास में। तो धैर्य रखो यार, ज्यादा पढ़ाई नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। टेस्ट पेपर अच्छे से देना। 50 टेस्ट पेपर तैयार कर रहा हूं आपके लिए, शानदार वाले, तो प्लीज उसको बहुत अच्छे से देना है। थैंक यू आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।